हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 15 और अध्याय का नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। फ्रेंड्स, मैंने लेसन 14th तक का कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे वृद्धि के बारे में। वृद्धि क्या होती है, कैसे होती है और उसको कैसे मापते हैं, ये सारा कुछ जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन के बारे में कि ये क्या होता है, पुनर्विभेदन क्या होता है, निर्विभेदन क्या होता है, विभेदन क्या होता है, ये जानेंगे। फिर जानेंगे परिवर्धन क्या होता है, पादप वृद्धि नियामक जानेंगे, दीप्तिकालिता जानेंगे और फिर वसंतीकरण भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग अपने मुख्य पॉइंट पे आते हैं। आपने पहले ही इस इकाई के अध्याय 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधे के संगठन के बारे में अध्ययन किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल, तना, पत्तियां, फूल तथा बीज जैसी संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती है, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से। अब आप बीज, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो मैंने आपको लेसन 5 पढ़ाया था, अगर आपने उसे देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि मात्र एक ही बीज से क्या होता है, मूल भी बनता है, तने भी बनते हैं, पत्तियां भी बनती है, फूल बीज सभी बनते हैं। और वो कैसे बनते हैं उसका ब्रीफ मैंने बताया था। यहाँ पे थोड़ा और जानेंगे। अब जानते हैं आगे। अब आप बीज बीज पौधे, पादपक यानी छोटा जो पौधा होता है, और तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो गए। देखिए, अभी तक जितना हम जानते हैं आप समझ चुके हैं कि बीज क्या होता है, पौधे क्या होते हैं, जो नौ अंकुरित पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, और पादप यानी जो छोटा पौधा होता है वो क्या होता है। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई तथा गोलाई, या जिसे हम लोग चौड़ाई भी कहते हैं, में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं बल्कि समान समयानुकूल वृक्ष से निकलते एवं गिर जाते हैं। तो आपने देखा होगा अगर कोई खास पेड़ है तो उसका एक निश्चित समय होता है जिसमें उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और उसकी गोलाई में वृद्धि होती है। इसके बावजूद जो उसकी पत्तियां और फूल फल होते हैं वो वैसे ही होते हैं। लगभग सभी फूल और पत्तियां लगभग एक जैसे होते हैं और समय आने पे वे गिर भी जाते हैं। कौन गिर जाता है? पत्तियां भी गिर जाते हैं और फल भी गिर जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? कायिक वृद्धि मतलब एक पौधा में फूल तभी क्यों आता है जब पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, यानी उसमें वृद्धि हो चुकी होती है, जब पौधा बड़ा हो चुका होता है। ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जान ही लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि जो फूल बनता है वो लैंगिक जनन से बनता है, और लैंगिक जनन तभी होता है, या फिर ऐसे कहें कि लैंगिक फूल के माध्यम से लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन तभी होगा जब पौधा परिपक्व हो जाए। तो जब पौधे परिपक्व हो जाते हैं तभी उसमें फूल आते हैं, क्योंकि उसको लैंगिक जनन करना रहता है। पहले उसमें फूल आके ही क्या करेगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है। सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। क्या एक कोशिका ऊतक अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न जाने वाले क्रियाकलाप के बीच कोई संबंध है? पौधे की सभी कोशिकाएं युग्म युग्मज की संतति या वंशज होती है। तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उसमें भिन्न भिन्न संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताएं होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक जो वृक्ष है उसमें अनेक तरह के ऊतक होते हैं, उसमें कोशिकाएं होती है अलग अलग तरह की, और उनका संरचना देखिएगा या क्रियाएं देखिएगा, यानी वो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से
विशिष्ट होती हैं, यानी उनका अलग अलग होता है। उनका संरचना भी कुछ कोशिकाओं का अलग होगा और उसका क्रिया कार्य भी अलग होता है। आखिर ऐसा कैसे होता है, इसको भी जानते हैं, चलिए आगे जानेंगे। परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। अब देखिए वृद्धि क्या है, डायरेक्ट किसी चीज में वृद्धि हो, जैसे मान लिया कि ऐसा कोई कोशिका है, ऐसी कोई कोशिका है और ये अब क्या हो जाए, ऐसे ही हो जाए। तो देखिए पहले भी राउंड थी, गोल थी, अभी भी गोल है, तो इसको हम लोग कहेंगे वृद्धि। अब विभेदन किसे कहेंगे कि मान लीजिए कि गोल कोशिका थी लेकिन इसमें कोई चेंज हो गया और ये कुछ ऐसी हो गई, तो ये गोल नहीं रही, तो इसको हम लोग कहेंगे विभेदन। ठीक है। तो जो परिवर्तन होता है वो दो तरह से होता है, एक वृद्धि भी होता है और विभेदन भी होता है, यानी एक साइज में भी परिवर्तन आएगा और एक उसके गुण में, बनावट में भी चेंज आ जाता है। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक यानी एक निषेचित अंडा से शुरू होकर एक सुनिश्चित तथा उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों तथा बीजों को उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। अब इसमें आपको इस बात पे ध्यान ले जाना है कि किसी भी पौधे की शुरुआत किससे होती है, एक निषेचित अंडे से होती है। यानी पुष्प में एक जो अंडा होता है, अंडाशय होता है, वो एक बार निषेचित होता है, जो अंडाशय के अंदर अंड कोशिका होती है वो एक बार निषेचित हो जाता है, तो निषेचित होने के बाद युग्मनज बनता है और फिर उसी युग्मनज से, यानी एक ही अंडे से कहें तो एक पौधा बनता है, पौधा से फिर बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, उस वृक्ष में जड़, तना, पत्ती, शाखा, फूल, फल, बीज सभी होते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वे पौधे मर जाते हैं। चित्र 15.1 पौधे की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरन है। यानी पौधे की वृद्धि में जो पहला चरण है, सबसे पहले क्या होता है, तो बीज अंकुरित होता है। ठीक है, तो वही पहला चरण क्या है, बीज का अंकुरन है। जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो बीज अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होता तथा निलंबित वृद्धि अथवा प्रसुप्त काल में चला जाता है। अब देखिए अगर बीज को अनुकूलित परिस्थितियां मिल जाए, अनुकूलित पर्यावरण मिल जाए, तो ये अंकुरित हो जाता है, उससे फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है और ये क्रिया चलती रहती है, आगे साइकिल चलता रहता है। लेकिन अगर अनुकूल परिस्थिति नहीं मिले तो क्या होता है, उसमें निलंबित वृद्धि होती है, अर्थात प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। प्रसुप्त अवस्था में ऐसी अवस्था जिसमें वो वृद्धि नहीं करेगा, बस उसी पे वो दुबका रहेगा, उसी पे वो रहेगा। फिर जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी फिर अंकुरित हो जाएगा। जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तब बीजों में उपापचय क्रिया पुनर्वेशित हो जाती है तथा वृद्धि होने लगती है। फिर वही बात है, जब बीज को फिर, अब मान लीजिए कि इस साल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि धान है। अब धान का बीज है, उसको इस वर्ष यानी 2021 में उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली तो क्या होगा, वो सड़ेगा नहीं, वो प्रसुप्त अवस्था में चला जाएगा। और फिर जब 2022 में उसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो अंकुरित हो जाएगा और धान का विकास हो जाएगा, धान का पौधा बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो 2021 में ही उसको अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो 21 में ही वृद्धि करने लगेगा। इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाहरी होते हैं। अब इसमें यही हम सब कुछ जानने वाले हैं कि परिवर्धन की प्रक्रिया होती है वो किस किस कारकों द्वारा निर्धारित होती है और ये जो क्रियाएं होती हैं ये कुछ आंतरिक भी हो सकती हैं और कुछ बाहरी भी हो सकती है। इस फिगर को देखिएगा, देखिए ये बीज है। सबसे पहले क्या होता है, ये अंकुरित होता है और अंकुरित होता है तो इसका जो बीज पत्रधार होता है यानी ये नीचे शोर करता है नीचे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब इसका नीचे जो इसका अंकुरन वाला भाग होता है यानी जिसे हम लोग बीज पत्रधार कहते हैं, ये पूरा मिट्टी में फैल जाता है, तब इसके ऊपर एक और तना निकलती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ऐसे, और इसी तरह से पौधा वृद्धि करता जाता है। एक समय आएगा जब ये पूरा वृद्धि कर लेगा
उसके बाद इसकी पत्तियां गिर जाएंगी, ये सूख जाएगा, फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये जो पौधा दिखाया गया है वो सेम के पौधा का दिखाया गया है। चलिए अब वृद्धि को समझते हैं। ठीक है, वृद्धि क्या है? एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसकी किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवर्त यानी अनपलट अस्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि उपापचयी प्रक्रियाओं का मतलब क्या होता है? उपचय एवं अपचय दोनों से जुड़ा हुआ होता है, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करें? तो देखिए, वृद्धि कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है जिसमें एक बार वृद्धि हो जाए। ऐसे मान लीजिए कि एक पौधा है, चलिए पौधा का एग्जाम्पल ही लेते हैं। तो एक मान लेते हैं कि यहाँ पे एक गमला है और इसमें एक पौधा है। ऐसे इसके तने निकले हुए हैं और ये पौधा है। बाद में क्या हो जाए, ये पौधा अब सेम वही बना रहे हैं, अब ये क्या हो जाए कि पौधा अब बड़ा हो जाए। ठीक है, अब पौधा ये बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो अब क्या हो सकता है, कितना बड़ा हो गया तो फिर ये छोटा नहीं हो पाएगा। इसी को हम लोग वृद्धि कहेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। तो वृद्धि को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो अवयव, अंग या किसी भाग, यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार पर भी अनपलट अस्थायी बढ़त के रूप में प्रभावित किया जा सकता है। यानी किसी भी अंग में, पादप के किसी भी अंग में एक छोटा सा भी परिवर्तन हो जाए जिसको फिर वापस हम लोग उसके वास्तविक आकार में नहीं ला पाए, तो उसे वृद्धि कहेंगे। अब प्रश्न पूछ रहा है कि आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये टब है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें आप एक लकड़ी के टुकड़े को, चलिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। आप एक लकड़ी के टुकड़े को, यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा, इसको पानी में डालिएगा तो क्या होगा, इसमें फैलाव होगा। थोड़ा सा ये फैल जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो क्या आप इसको वृद्धि कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो देखिए, ये टेम्परेरी वृद्धि है, इसको आप फिर से पानी से निकालिएगा और सूखेगा तो पुनः छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं पादप वृद्धि प्रायः अपरिमित है। ठीक है, इसको समझते हैं। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि करने की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। अब आप देखिएगा, जो मनुष्य होता है उसमें जिंदगी भर वृद्धि नहीं होती है, लेकिन पौधों में यह जिंदगी भर वृद्धि होने की उसमें क्षमता होती है। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभज्योतक यानी मेरिस्टेमिक उत्तक जिसे कहते हैं की उपस्थिति है। ऐसे विभज्योतकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं स्वशाश्वता यानी जिसे हम निरंतरता कहेंगे, तो स्वशाश्वतता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं वे पादप शरीर की रचना करती हैं। अब देखिए, पौधे क्यों जिंदगी भर वृद्धि करते रहते हैं? क्योंकि पौधों में कुछ खास स्थानों पर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें विभाजन की क्षमता निरंतर बनी रहती है। लेकिन वो क्षमता हमेशा उन कोशिकाओं में नहीं रहती। कुछ समय बाद उन कोशिकाओं में वो विभाजन होने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और जब विभाजन होने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो क्या कर लेते हैं, पादप शरीर बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, तो यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए कि ये क्या है, एक पौधा है, इतना मोटा है, ऐसे इतना मोटा है, इसके इधर जड़ है, ये पूरा। वो फिर ड्राइंग पे मत जाइए, बस आप इतना जान लीजिए कि पौधा है और इतना ये मोटा है। और इसमें क्या होता है कि विभज्योतक होते हैं इसके अंदर, और जो विभज्योतक होते हैं उनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजित होने की क्षमता होती है। यहाँ पे भी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं और नए नए तनों में भी होते हैं। तो वहां से ये पौधे बहुत ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें वृद्धि करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो यही कोशिकाएं आकर के साइड में जमा हो जाती है, जिससे इनकी मोटाई बढ़ जाती है और ये मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं।
हाँ, यहाँ तक थे। इस प्रकार की वृद्धि जहाँ पर विभजोतकों की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभजोतक का विभाजन बंद हो जाए? क्या ऐसा कभी होता है? तो देखिए क्या होगा, जब तक विभजोतक का विभाजन होता रहेगा, पौधे में वृद्धि में लंबाई में वृद्धि या चौड़ाई में वृद्धि होती रहेगी। क्या ऐसा कभी होता है? तो पौधों में कभी ऐसा नहीं होता है कि उसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाए। पौधे के किसी न किसी हिस्से में विभजोतक जरूर रहते हैं और उसमें विभाजन की क्षमता भी बनी रहती है। यही कारण है कि आप पौधे की डाली को काट देते हैं या उसके इसी अंग को काट देते हैं तो पुनः वह उसे विकसित कर लेता है या दूसरी तरफ से वैसा ही तना वो दे लेता है या कुछ अलग तरह का तना निकल जाता है उसके तरफ से। आपने अध्याय 6 में मूल शिखाग्र विभजोतक तथा परोह शिखाग्र विभजोतक के स्तर पर विभजोतक के बारे में पढ़ा है। अध्याय 6 में मैंने आपको बहुत अच्छे से विभजोतक के बारे में बताया है। आप अध्याय 6 का वीडियो देख सकते हैं ऊपर यहाँ आई बटन पे क्लिक करके। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतः पौधे के अक्ष के समानांतर दृढ़ीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री तथा नग्नबीजी पौधे के पार्श्व विभजोतक संवहनी कैम्बियम, कार्क कैम्बियम जीवन के बाद में प्रकट होते हैं। ये विभजोतक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ ये क्रियाशील होते हैं। ये द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इन सभी विभजोतकों के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है और यही ध्यान रखिए कि जो विभजोतक होते हैं वो विभाजित होते हैं और वो क्या करते हैं, वो लंबाई बढ़ाएंगे या फिर चौड़ाई बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे आप इस फिगर में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए परो है, ऊपर जहाँ से वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ये अग्रस्त विभजोतक है। इससे क्या होगा, पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, इधर जो विभजोतक होंगे इनसे क्या होगी, इनकी चौड़ाई में वृद्धि होगी, यानी संवहनी कैम्बियम में जो होगा वो। ठीक है, ऐसे ही जो मूल में होता है विभजोतक, इससे क्या होता है, जो उसका मूल होगा, पौधे का मूल होगा, वो धरती के अंदर ज्यादा गहराई तक जा पाएगा। ठीक है, तो ये विभजोतक होते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।